डर कोई कमजोरी नहीं है, डर एक चेतावनी है, शरीर का सबसे पुराना अलार्म। हर इंसान डरता है, मंत्री डरता है, जज डरता है, पुलिस वाला डरता है और वो लड़की भी डरती है जिसका 7 सेकंड का वीडियो कल रात 20 लाख लोगों तक पहुंच गया होगा। सवाल ये नहीं है कि आप डरे या नहीं, सवाल ये है कि डरने के बाद आपने किया क्या। क्योंकि भय की अनुपस्थिति साहस नहीं है, भय पर विजय साहस है। इस पूरी कहानी की शुरुआत सड़क से नहीं हुई, अदालत के एक कमरे से हुई। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में फर्जी डिग्री और वकीलों के पदनाम से जुड़ी एक सुनवाई चल रही थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि कुछ नौजवान तिलचट्टों जैसे हैं, कॉकरोच जैसे, जिन्हें ना रोजगार मिलता है ना पेशे में जगह। कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता और फिर सब पर हमला करने लगते हैं। बाद में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनकी बात फर्जी डिग्री वालों के बारे में थी, देश के युवाओं के बारे में नहीं, जिन्हें उन्होंने विकसित भारत का स्तंभ कहा। लेकिन शब्द निकल चुका था और फिर वो हुआ जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। अगले ही दिन 16 मई को बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस पढ़े एक 30 साल के लड़के अभिजीत दीपके ने एक व्यंग्य पेज बनाया, नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। योग्यता क्या थी? बेरोजगार होना, आलसी होना, दिन रात ऑनलाइन रहना और पेशेवर ढंग से भड़ास निकालना। 78 घंटे में 30 लाख लोग जुड़ गए। कुछ ही दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में भी वो आगे हो गए। गौर कीजिए क्या हुआ। जिस शब्द से नीचा दिखाया गया उसी को पहचान बना लिया। अपमान को मजाक में बदलना ये डर का सबसे पुराना इलाज है। जिस चीज पर आप हंस सकते हैं वो आपको डरा नहीं सकते। और ठीक यहीं से ये कहानी शुरू हुई। जीव विज्ञान कहता है डर एक सुरक्षा तंत्र है, दिमाग का एक छोटा हिस्सा एमिगडाला खतरे को पहचानता है और शरीर को तैयार करता है, लड़ो या भागो। लेकिन इंसान का डर सिर्फ शेर से नहीं होता। किसी को परीक्षा का डर है, किसी को नौकरी छूटने का, किसी को कर्ज का, किसी को सिर्फ इतना कहने का डर है कि ये गलत हो रहा है। 2 लोगों को एक ही डर लग सकता है, फर्क इसमें है कि एक चुप रह जाता है और दूसरा बोल देता है। ये कहानी भी उन्हीं दूसरे लोगों के बारे में है और उस कीमत के बारे में है जो उन्हें चुकानी पड़ती है। 3 मई 2026 नीट यूजी की परीक्षा, लगभग 22,70,000 छात्र। फिर जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले घूम रहे गैस पेपर के 100 से ज्यादा सवाल असली पर्चे से मिलते हैं। 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी। सीबीआई जांच बैठी। परीक्षा दोबारा हुई 21 जून को और नतीजे आए 16 जुलाई को। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक लीक में एनटीए के ही विषय विशेषज्ञ शामिल बताए गए। लेकिन तब तक कुछ और टूट चुका था और वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो डर था। उस बच्चे का डर जिसने 2 साल कोचिंग में गुजारे, उस माँ का डर जिसने फीस के लिए जमीन गिरवी रख दी। और जून में वो डर सड़क पर आ गया, जंतर मंतर तक पहुंच गया, दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गया। 20 जुलाई की उस दोपहर को 3 तरह से दर्ज किया गया। तीनों आपके सामने रखे जा रहे हैं। पहला पक्ष प्रदर्शनकारी और विपक्ष का। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मार्च शांतिपूर्ण था, बंगला साहिब गुरुद्वारा कई छात्रों की पहचान बना। विपक्षी नेताओं राहुल गांधी, शशि थरूर, अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई की आलोचना की। थरूर ने पूछा कि अहिंसक प्रदर्शन पर लाठीचार्ज की वजह क्या थी। 31 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन के बाद कई शीर्ष विपक्षी नेता कुछ देर हिरासत में लिए गए। दूसरा पक्ष है पुलिस और सरकार का। दिल्ली पुलिस ने आरोपों को खारिज कर दिया। पुलिस का कहना था कि उसने पेशेवर तरीके से कानून व्यवस्था संभाली और छर्रा बंदूक चलाने के दावों को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने के मुकदमों को तेज करने की बात कही। आंदोलन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदर्शनकारियों को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की थी, जिसका जवाब सीजेपी संस्थापक ने यह कहकर दिया कि उन्हें देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। और तीसरा पक्ष है दस्तावेज और स्वतंत्र संस्थाएं। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बल प्रयोग और इंटरनेट बंदी की निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संसद मार्ग थाने की जनरल डायरी में 20 जुलाई को छर्रों के 2 राउंड दर्ज पाए गए और एक अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में एक प्रदर्शनकारी के छर्रे से घायल होने की पुष्टि हुई। यानी एक तरफ खंडन, दूसरी तरफ कागज, दोनों रिकॉर्ड पर है। नतीजा जांच निकालेगी हमने। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अपने पत्र में उन्होंने युवाओं की भावनाओं का सम्मान करने की बात कही और परीक्षा प्रकरण की नैतिक जिम्मेदारी ली। साथ ही सरकार के रुख का बचाव भी किया। बीजेपी अध्यक्ष ने इसे सार्वजनिक जीवन में निष्ठा का उदाहरण बताया। घंटों के भीतर सीजेपी ने आंदोलन वापस ले लिया, ये कहते हुए कि सरकार ने मांगे मान ली हैं। बाकी मांगों में परीक्षा सुधार की 5 सूत्री योजना पर विचार और उन छात्रों के परिवारों को मुआवजा शामिल था जिन्होंने इस दौरान अपनी जान गंवा दी थी।
इतिहास दर्ज करेगा कि एक सरकार पीछे हटी, लेकिन इतिहास ये भी दर्ज करे कि पीछे हटाने वाले वो थे जिनके पास पद नहीं था, पैसा नहीं था, सुरक्षा नहीं थी, और जो अगली सुबह लाठी खाकर फिर उसी जगह लौट आए थे, क्योंकि वो डरे नहीं थे। शायद डरे जरूर थे, पर वो लौटे। इसी आंदोलन में मध्य प्रदेश की 23 साल की एक योग प्रशिक्षक और कंटेंट क्रिएटर पहुंची, श्रद्धा सिंह। कनॉट प्लेस के पास उन्होंने 7 सेकंड की एक रील बनाई, जिनमें पीछे रैपिड एक्शन फोर्स के 2 जवान खड़े थे, मजाक के तौर पर। फिर वो अपने दिन में लौट गई। मिनटों में वो वीडियो करीब 20 लाख बार देखा गया, फिर तूफान मच गया। कई पेजों में रील दोबारा पोस्ट हुई, इस आरोप के साथ कि उन्होंने सुरक्षा बलों का अपमान किया। श्रद्धा का कहना है कि उन्होंने कुछ भी अशोभनीय नहीं कहा था, उन्होंने वीडियो हटा दिया, माफी मांग ली, लेकिन अब तक भीड़ अपना फैसला सुना चुकी थी। उनका कहना था कि ज्यादातर धमकियां गुमनाम नकली अकाउंट से आई, और इसी लहर में एक नाबालिग छात्रा भी निशाने पर आ गई। उसका नाम, उम्र, शहर इस डॉक्यूमेंट्री में नहीं आएगा। यही वजह काफी है कि आप समझ जाएं कि ये लहर कहां तक गई। यही इस पूरी कहानी का सबसे तीखा सच छुपा हुआ है। जो लड़की सामने आई उसने अपना चेहरा दिखाया, नाम दिखाया, गलती मानी, माफी मांगी, और जिन्होंने उसे धमकाया उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया। तो साहसी कौन था? बीजीएम एक ही नोट पर रुका हुआ स्ट्रिंग, मौन के बाद ही रिलीज। भीड़ हमेशा बहादुरी दिखाती है, लेकिन भीड़ का असली ईंधन भी डर होता है, अकेले खड़े होने का डर और अलग दिखने का डर। गुमनामी बहादुरी नहीं है, वो कायरता का सबसे आधुनिक संस्करण है। और याद रखिए, वो सारा गुस्सा एक ऐसे आंदोलन के बीच निकला जो खुद बोलने के हक के लिए खड़ा था। ये कोई नया संकट नहीं है। 2003 में सत्येंद्र दुबे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं में गड़बड़ी उजागर की, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और गया में उनकी हत्या कर दी गई। 2005 में मंजूनाथ शशमुगम तेल में मिलावट के खिलाफ खड़े हुए, गोली मार दी गई। सतीश सेठी पुणे के पास जमीन के सौदों की परतें खोली, घर के पास मारे गए। अमित जेठवा गिर में अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई, हाईकोर्ट के बाहर मारे गए। और ये सिलसिला रुका नहीं। अक्टूबर 2025 में गुजरात के थराद क्षेत्र में एक दिव्यांग आरटीआई कार्यकर्ता को 12 अक्टूबर को उनके घर के पास से अगवा किया गया। 14 अक्टूबर को उनका शव एक नहर के पास मिला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक पीपीपी स्लम पुनर्विकास योजना में फर्जी लाभार्थी दस्तावेजों और अनियमितताओं की शिकायत की थी। 22 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। गार्डरेल मृतक का नाम स्क्रीन पर नहीं, परिवार से संपर्क और सहमति के बिना नहीं। एनएचआरसी की प्रेस विज्ञप्ति में भी नाम नहीं है। और एक नाम रिंकू सिंह राही, 2009, मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी, छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं में बड़े घोटाले की परतें खोली थी। उम्र थी 26 साल। घोटाले की रकम को लेकर रिपोर्ट में अंतर है, 83 करोड़ से 100 करोड़ तक। 26 मार्च 2009 की सुबह बैडमिंटन खेलते हुए उन पर गोली चलाई गई। रिपोर्टों में संख्या 6 से 7 तक बताई गई है। 2 गोलियां चेहरे पर लगी, जबड़ा भी टूट गया, एक आंख की रोशनी गई, एक कान से सुनने की क्षमता चली गई, वो बच गए। इसके बाद वो पढ़े। 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में 683वीं रैंक के साथ वो चुने गए। 40 की उम्र में आईएएस बने। उसी व्यवस्था में उन्हें शाहजहांपुर के पुवाया का एसडीएम बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार 36 घंटे के भीतर उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद उन्हें राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया और मार्च 2026 में रिंकू सिंह राही ने इस्तीफा दे दिया। वजह गोली नहीं थी, वजह ये थी कि उनके अपने शब्दों के मुताबिक वेतन आता रहा पर काम नहीं मिला। लंबे समय तक कोई सार्थक जिम्मेदारी नहीं। सोचिए इसका मतलब, 7 गोलियां उन्हें नहीं रोक पाई, एक खाली मेज रोक गई। ईमानदारी मांगती है कि दूसरा पक्ष भी उतने ही वजन से रखा जाए। 15 जून 2026, ठीक 1 महीने बाद, उसी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ में पंजाब के 2 लोगों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई, जिसमें एक खुद को आरटीआई कार्यकर्ता बताते हैं। बटाला जिला गुरदासपुर में दर्ज एफआईआर के अनुसार आरोप है कि उन्होंने केंद्र सरकार में 57 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का काम रोका, साइट सुपरवाइजर के साथ मारपीट की और मजदूरों के खिलाफ जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। अदालत की मौखिक टिप्पणी तीखी थी कि आरटीआई एक्टिविज्म का एक नया धंधा बन चुका है और सड़क बनाने की निगरानी का अधिकार किसी निजी व्यक्ति को नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वो सड़क परियोजना में भ्रष्टाचार उजागर कर रहे थे और उन्होंने घटिया सामग्री के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था। पुलिस कार्रवाई इसी की प्रतिक्रिया थी। इससे पहले 2 अप्रैल 2026 को गुरदासपुर की विशेष अदालत और मई 2026 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट दोनों उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर चुके थे। ये जमानत का फैसला है, दोष सिद्धि का नहीं, जांच अभी जारी है। तो एक तरफ नहर में मिला एक शव, दूसरी तरफ जाति सूचक गलियों और मारपीट के आरोप हैं। दोनों के साथ एक ही शब्द जुड़ा हुआ है, कार्यकर्ता। और यही वो असहज बात आती है जिसे इस एपिसोड को कहना ही है। 15 मई की अदालती टिप्पणी में जिन लोगों का जिक्र था उनमें आरटीआई कार्यकर्ता भी थे।
15 जून के आदेश में फिर वही संदेह लिखा और उन्हीं 30 दिनों के बीच लाखों नौजवान इसीलिए सड़क पर थे कि उन्हें लगा उनकी बात सुनी नहीं जाती। संदेह अपने आप में गलत नहीं है, वसूली को एक्टिविज्म कहना सच में एक समस्या है, लेकिन जब संदेह सामूहिक हो जाए तो वो सबसे पहले उन्हीं पर गिरता है जिनके पास बचाव का कोई साधन नहीं है। इसीलिए असली साहस के साथ हमेशा एक चीज जुड़ी होती है, सबूत, दस्तावेज, रिकॉर्ड, तारीख। डर के सामने खड़ा होना बहादुरी है, बिना सबूत के खड़ा होना सिर्फ शोर है। साहस हमेशा सड़क पर नहीं होता, कभी कभी वो एक कमरे में होता है जहाँ कोई कैमरा नहीं है। 2026 की शुरुआत नासिक की एक बीपीओ इकाई में कर्मचारियों ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई। 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच 9 एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र पुलिस ने विशेष जांच दल बनाया। जांच के दौरान 6 महिला पुलिस कर्मियों को 40 दिन तक कर्मचारी बनाकर परिसर के भीतर तैनात किया गया। 7 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के लोग भी शामिल थे। 22 मई 2026 को चार्जशीट दाखिल हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कार्यस्थल पर पोक्सो कानून के अनुपालन में गंभीर कमी पाई। कंपनी ने आरोपी कर्मचारियों को निलंबित कर अपनी आंतरिक जांच शुरू की। यह आरोप है, मामला अदालत में है, फैसला अदालत सुनाएगी। लेकिन एक बात आरोप नहीं है, रिकॉर्ड है। जिन घटनाओं की शिकायत हुई वो 2022 से बताई जा रही है, यानी शिकायत दर्ज कराने में 4 साल लग गए। क्यों? क्योंकि इस देश में शिकायत करने वालों को अक्सर पहले शक की नजर से देखा जाता है और फिर नौकरी से। जिस दिन शिकायत करना आसान हो जाएगा उस दिन साहस असाधारण नहीं, सामान्य हो जाएगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के पास हथियार नहीं थे, सत्ता नहीं थी। महात्मा गांधी ने बल के बजाय सत्य और अहिंसा के दम पर एक साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने उस दौर में तलवार उठाई जब औरतों का घर से निकलना भी विद्रोह था। इनमें से किसी को डर नहीं लगा होगा, जरूर लगा होगा। फर्क ये था कि उन्होंने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और आज मैदान बदल गया है। अब सत्ता सिर्फ कुर्सी में नहीं है, अब सत्ता उस कतार में भी है जो तय करती है कि आपको क्या दिखेगा। जो चीज सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया खींचती है वो सबसे ज्यादा दिखाई जाती है। गुस्सा चलता है, नफरत चलती है और डर सबसे तेज चलता है। इसी 2026 में हमने दोनों देखे, एक अपमान जो पहचान बन गया और एक मजाक जो सजा बन गया। दोनों को एक ही चीज ने रफ्तार दी। तो अंत में सवाल वही रह जाता है, उस लड़के के लिए जो पेपर लीक के बाद दोबारा किताब खोलता है, उस लड़की के लिए जिसका इनबॉक्स धमकियों से भरा हुआ है, जो अब भी घर से निकलने की कोशिश करती है, उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 4 साल बाद शिकायत लिखी, उस अफसर के लिए जिसे गोलियां लगी, जो लौट आया और फिर भी चला गया। इनमें से कोई भी डर नहीं था। ये सब डरे हुए लोग थे जिन्होंने डरना बंद नहीं किया, बस रुकना बंद कर दिया। और अब आखिरी बात, जो इस एपिसोड का जवाब नहीं सवाल है। जुलाई में एक इस्तीफा हुआ और लाखों लोगों ने उसे जीत कहा। मार्च में एक इस्तीफा हुआ और किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहला इस्तीफा दबाव से आया, दूसरा थकान से। साहस ये है कि डर के बावजूद सही काम किया जाए। और उसके बाद क्या होता है ये उस पर निर्भर करता है कि हम, आप और मैं उस आवाज के साथ क्या करते हैं जो हमारे लिए उठी थी। सड़क पर भीड़ जुटाना आसान हिस्सा था, मुश्किल हिस्सा वो है जो भीड़ के जाने के बाद शुरू होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HB डिकोड।